आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार एक बार उसको देख लो, समझ लो, उससे आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्टिविटी 1.2 से। तो यहाँ पे आपको कहता है टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, कि भाई आप एक ग्राम और मूंग का सीड लो और उसको जर्मिनेट करने की यहाँ पे कोशिश करो। कहता है सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग, टेक 3 एम्प्टी ग्लास और सिमिलर वेसल्स, मार्क देम A, B and C. A glass A add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass एंड प्लांट दी सीडलिंग इन दैम। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप कोई ऐसे 3 ग्लास लो, एक के अंदर आप क्या करो, मिट्टी डालो, साथ में उसके अंदर जो आपकी गाय का गोबर होता है उसको मिला दो। एक के अंदर आप यूरिया डाल दो और मिट्टी डाल दो, और एक के अंदर गाइज आप कुछ मत डालो, सिर्फ मिट्टी डालो। ठीक है, फिर कहते हैं कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। फिर कहते हैं कि भाई आप 7 से 10 दिन तक इनको डेली पानी दो और फिर देखो कि आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कुछ चेंज यहाँ पे आता है। कुछ ऐसे आपको इस एक्टिविटी को यहाँ पे करना है जिससे कि आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार अब आगे को, अब आपको आगे बोलता है डिड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। क्या भाई जो आपके सभी जो हमने देखे भाई आपके तीनों के तीनों ग्लास, इन क्या तीनों के अंदर आपकी जो ग्रोथ हमें देखने को मिली वो क्या सभी के अंदर यहाँ पे सेम थी या फिर अलग अलग थी। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई कौन सा जो आपका ग्लास था जिसके अंदर जो आपकी ग्रोथ थी प्लांट की वो थोड़ी ज़्यादा हुई और थोड़ी ज़्यादा जल्दी भी आपकी हुई। ठीक है, फिर कहते हैं फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कोई केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर आपका कोई पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है, और ये इस तरीके से आपके जो क्या होते हैं मैन्योर यानी कि खाद से थोड़े अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर द यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं आपके फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, फिर सुपर फॉस्फेट हो गया, आपका पोटास, NPK वगैरह जो भी हैं ये सारे आपके यहाँ पे फर्टिलाइजर के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज द व्हीट, पैडी एंड मेज। और जो अगर आपके किसान यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं उनकी जो यहाँ पे फसल की ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि आपकी गेहूँ हो गई, चावल हो गई और मेज हो गई। फिर कहते हैं बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टिलाइजर, कि लेस फर्टाइल, कि भाई अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति भी यहाँ पे कम हो सकती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं इससे जो हमारा वाटर होता है वो भी यहाँ पे पोल्यूट हो जाता है। फिर कहता है देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल वी हैव to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारी मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हमें उसके साथ में फर्टिलाइजर्स के साथ में कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैसे आपकी गाय का गोबर हो गया, फिर कोई पत्ते हो गए पेड़ों के, इन सभी को डालना पड़ता है। और साथ में क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए हमारे खेत को खाली छोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ पर जो उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो दोबारा से उसकी यहाँ पर पैदा हो पाए। फिर कहते हैं द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेन कैपेसिटी, कि भाई जो हम खाद का यूज़ करते हैं ना अपनी मिट्टी के अंदर उससे क्या होता है जो मिट्टी होती है उसकी जो पानी को अपने अंदर होल्ड कर पाने की कैपेसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और जो सोइल का टेक्सचर है वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है। इट रिप्लेस दिस सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, और उससे क्या हो जाता है कि जो आपकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स धुल गए हैं या फिर चले गए हैं वो दोबारा से वहाँ पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू द क्रॉप रोटेशन। अब गाइज आपका एक मेथड यहाँ पे और होता है जिसकी हेल्प से जो आपकी मिट्टी होती है उसकी न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहती हैं, वो है आपका क्रॉप रोटेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे इसके बारे में आपको बताते हैं, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। और ये आपका कैसे होता है कि भाई अलग अलग फसलों को हर बार, मतलब कि हमारा खेत तो वही है लेकिन अब की बार हमने चावल उगाए, अगली बार हमने गेहूँ उगा लिया, उसके अगली बार हमने कुछ और उगा लिया, यानी कि जो हमारी फसलें हैं हम उनको चेंज करते चले जा रहे हैं। अब की बार हमने चने उगा दिया, फिर कुछ और उगा दिया, ठीक है। फिर कहते हैं अर्लियर फार्मर इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके नॉर्थ इंडिया के किसान थे पहले कुछ टाइम तक अपने खेतों में यहाँ पे लेग्यूम्स को उगाते थे, उनकी जो गायें वगैरह भैंसें वगैरह होती हैं उनके चारे के लिए, और फिर बाद में वहाँ पे गेहूँ उगाए जाते हैं। This help in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी मिट्टी होती है उसकी जो नाइट्रोजन चली जाती है वो दोबारा से उसके अंदर आ जाती है, और वहाँ पे उनकी जो खेती होती है, फसल होती है, वो थोड़ी अच्छी होती है, ठीक है। फिर बताते हैं आपको आगे, कहता है इन दी प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया, कि भाई जो आपकी पीछे क्लास गई है वहाँ पे आपने जाना होगा आपके राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। These are present in the nodules of root of the leguminous plant। और ये कहाँ पे होते हैं आपके, जो आपके प्लांट्स की नोड्यूल्स होती हैं ना, वहाँ पे उनकी लेग्यूमिनस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उनका काम क्या होता है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट की जड़ों तक पहुँचाने का काम रहता है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको इसको जूम करके डिफरेंस बताते हैं आपके फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। फिर उसी के साथ अब हम जानेंगे आगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर की, ठीक है। तो चलो एक बार मैं इसको जूम करता हूँ, इसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है फर्टिलाइजर और यहाँ पे कहते हैं आपका मैन्योर। सबसे पहले पॉइंट के अंदर कहता है फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सोल्ट, कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं उनको हम और आप बनाते हैं, और वो आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर हम लोगों के द्वारा उसको फैक्ट्री में यहाँ पे बनाया जाता है। अगर हम आपके मैन्योर की बात करें, इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड द प्लांट रेजिड्यूज। आपका जो मैन्योर होता है, खाद होता है, वो हमें कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है जैसे कि आपकी गाय का गोबर हो गया या फिर किसी आपकी भैंस वगैरह का गोबर हो गया, तो उसको हमने एक जगह पे डाल दिया, जब वो आपका डिकम्पोज हो जाता है तो उससे हमें वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। या फिर आपके किसी प्लांट के पत्ते टूट गए हैं, टहनियाँ टूट गई, तो वो सारा आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक रहता है, ठीक है ना, और उसी को हम गाइस यहाँ पे मैन्योर बोल देते हैं। अब सेकंड पॉइंट के अंदर आपको कहता है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जबकि जो मैन्योर होता है वो आपका यहाँ पे खेतों के अंदर तैयार किया जाता है। फिर कहते हैं आपको फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपकी मिट्टी को कोई भी हुमस प्रदान नहीं करते, जबकि जो आपके मैन्योर होते हैं वो हुमस देते हैं आपकी मिट्टी को, जिससे कि उसकी पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यार फोर्थ पॉइंट के अंदर कहता है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन दी प्लांट न्यूट्रिएंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपके फर्टिलाइजर्स रहते हैं उनके अंदर जो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, इनकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है और मैन्योर के अंदर इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको आगे बताते हैं और हम आगे स्टडी करें। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि भाई क्या क्या फ़ायदे रहते हैं हमारे मैन्योर को यूज़ करने के। तो सबसे पहले आपको बताते हैं दी ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, कि भाई जो आपका मैन्योर होता है उसको हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं आपके फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर इसके आपको कारण बताते हैं और कहता है इट हिनांस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इससे क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी को अपने अंदर पानी की रखने की क्षमता होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इट मेक द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकेम ईजी। और ये क्या बना देता है आपकी मिट्टी को, कुछ मतलब कि जैसे आपकी मिट्टी है ना, इसको थोड़ी ऐसे बना देता है, थोड़ी इसके बीच में आपके होल वगैरह हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी जो गैस होती हैं बहुत ईजिली एक्सचेंज यहाँ पे हो पाती हैं। फिर कहता है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और इसकी हेल्प से क्या हो पाता है, जो मिट्टी के लिए ज़रूरी यानी कि आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम गैसेस का एक्सचेंज कर पाते हैं, और जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो माइक्रोब्स यहाँ पे और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है उनके लिए इन्वायरमेंट, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदा हो पाते हैं। उसके बाद कहते हैं इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल, और ये क्या करता है आपकी मिट्टी के टेक्सचर को भी यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स यार, इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद अब बारी आती है हमारी सिंचाई के बारे में जानने की, ठीक है। तो चलो अब हम इस वाले टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर इसी के साथ हम यार आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं
ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव, कि भाई जितने भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं सभी को यहाँ पे जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, हमारा जो पानी होता है बहुत ज़रूरी होता है अच्छी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फिर कहता है वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, और जो आपका पानी होता है उसको आपके प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, फिर बताता है अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, कि भाई आपके पानी के साथ साथ में जो आपके मिनरल्स होते हैं, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी आपकी जो जड़ें होती हैं अपने अंदर सोख लेती हैं। फिर कहते हैं प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर, और जो आपका प्लांट होता है करीबन आपका 90% के आसपास क्या रखता है, पानी रखता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई पानी आपका इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका सीड होता है, बीज होता है, वो तब तक आपका यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपकी जो ड्राई कंडीशंस रहती हैं उनके अंदर कभी भी जर्मिनेट नहीं करता। फिर कहते हैं न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और यहाँ पे जो पानी रहता है उसी का ये काम रहता है कि भाई उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं आपके, फिर वो प्लांट के हर एक पार्ट तक यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर कहता है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फोस्ट एंड द हॉट एयर करंट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका पानी होता है वही आपके फसल को बचाता है जमने से भी, और साथ में अगर वहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं तो उनसे भी। फिर कहता है टू मेंटेन इन मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्थी ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली, कि भाई हमारी फसल अच्छी हो उसके लिए हमें अपने खेत में रेगुलर पानी देने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरीगेशन। अब यहाँ पे कहते हैं जो हम अपने खेत में पानी देते हैं, हमारी फसलों को पानी देते हैं बार बार, इसी पानी देने को हम यहाँ पे क्या कह देते हैं गाइज, इरीगेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, इरीगेशन बोल देते हैं। फिर कहते हैं द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन, कि भाई आपकी सिंचाई हमें कितनी करनी है कितनी नहीं करती है आपकी डिपेंड करती है कि भाई हम कौन सी फसल उगा रहे हैं, कौन सी मिट्टी के अंदर उगा रहे हैं और कौन से सीजन में यहाँ पे उगा रहे हैं। ठीक है, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हाई, वाई इज़ इट सो। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर हम यहाँ पे गर्मियों में कोई फसल आपकी उगा रही हैं तो हमें पानी देने की ज़रूरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या आप उसका कारण हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर कहता है कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स, क्या हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी एवापोरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि जो आपका पानी के भाप बनने की प्रोसेस होती है, वो उसकी जो स्पीड होती है थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे गाइस चलो अब आपको बताते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत रहती है वो पानी हमें कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे कहते हैं दी सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर दी वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम एंड कैनल्स, कि भी जो आपका सोर्स रहता है वो आपका रहता है या तो कुएँ हो गए या कोई ट्यूबवेल हो गया, आपका कोई तालाब हो सकता है, कोई वहाँ पे लेक हो सकती है, कोई नदी हो सकती है, कोई बांध हो सकता है या फिर कोई कैनाल वगैरह भी आपकी वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कहते हैं आपका जो बोझो वो कहते हैं आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट द वाटरिंग द प्लांट, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड, कि भाई बोझो कहते हैं कि इस साल मैंने बहुत ध्यान दिया इस बात की तरफ अपने पेड़ों को पानी देते टाइम, क्योंकि जो पिछले साल मैंने पानी दिया था ना वो मैंने थोड़ा कम दिया, जिसकी वजह से जो मेरे पौधे थे वो बेचारे मर गए थे। ठीक है, तो बोझो ये बात यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद माय फ्रेंड्स चलो आपको बताते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो आपके पुराने टाइम में वहाँ पे जो लोग सिंचाई करते थे वो कैसे करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है दी वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू दी फील्ड। फिर भाई जो पानी आपका कुएँ हो गए, आपकी लेक हो गई, तालाब वगैरह हो गए या फिर जो कैनल्स हो गई उनके अंदर होता था, उसको वो किसी टेक्निक का यूज़ करके ऊपर उठाते थे और बाद में अपने खेतों तक उसको यहाँ पे पहुँचाते थे। ठीक है, जैसे कि कुछ सीन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर बताता है कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स, और यहाँ पे जो आपकी भाई गाय भैंस हो गई उनको यूज़ किया करते थे वो लोग, या फिर वो अपनी यहाँ पे मेहनत का यूज़ करके उस पानी को अपने खेत तक यहाँ पे पहुँचाते थे। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सो जो ये आपके सारे मेथड थे ना ये सस्ते तो थे, लेकिन में दिक्कत आपकी ये थी कि ये आपके ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। दी वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो चलो यार अब आपको हम कुछ और ट्रेडिशनल वेज के यहाँ पे नाम बताते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे मोट पुल्ली सिस्टम, उसके बाद आता है गाइज आपका चेन पंप। ठीक है, जो कि चेन पंप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से जो आपका मोट था गाइज वो ये पीछे वाला मिलेगा।
फिर आपको बताता है यहाँ पे धेकली एंड दी रहट, और रहट के बारे में भी बताते हैं आपको, धेकली के बारे में भी बताता है। तो देखो गाइज, ये आपका धेकली सिस्टम हो गया और ये आपका रहट सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर आपको बताते हैं पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स। और यहाँ पे बताता है लेकिन जो आपके आज का टाइम आ चुका है, यहाँ पे हम पंप्स का यूज़ करते हैं हमारे पानी को ऊपर की साइड निकालने के लिए। उसमें आपकी बायोगैस हो गई, डीजल हो गया, फिर सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, चलो अब बारी आती है हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन को जानने की, यानी कि जो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली, द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलो। कि भाई जो आपके यहाँ पे हम मॉडर्न टाइम के अंदर जो मेथड यूज़ करते हैं ये इकोनॉमिकली हमारे वाटर को भी सेव करते हैं और हमारे पैसे भी यहाँ पे कम लगते हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, कुछ मेथड्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे होता है दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो आपका हम मेथड यूज़ करते हैं ना, ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपकी जो खेत होते हैं पूरा सीधा नहीं होता, वो थोड़ा आपका ऊपर नीचे यहाँ पे होता है, और भाई हर एक प्लांट को वहाँ पे सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता। The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipe at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkling on the crops as it is in raining. Sprinkle is very useful for the lawns, coffee plantations and the several other crops. अब guys ये सिस्टम आपको यहाँ पे शो कर रखा है और यहाँ पे बताता है कि भाई आपकी जो मोटर होती है उससे मेन पाइप यहाँ पे कनेक्ट होती है, और मेन पाइप के कनेक्ट होने के बाद उससे छोटी छोटी आपकी ऐसे पाइप यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, और उनके ऊपर आपका एक घूमने वाली ऐसी नोजल लग जाती है जो आपका पानी निकलता है आपका बारिश की तरह ही ऐसे फेंकती है आपकी फसलों के ऊपर ऐसे घूमती हुई, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो सीधे प्लांट होते हैं उनके ऊपर ऐसे पानी गिरता है जैसे कि आपकी बारिश हो रही हो, और ये जो आपका पानी रहता है ये आपकी कॉफ़ी की जो प्लांटेशन रहती है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, और भी बहुत सारी फसलों के लिए आपका ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो पानी होता है ना वो डायरेक्टली जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बिल्कुल पास में जाके बूंद बूंद करके गिराते हैं, ठीक है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड द ट्रीज़। और इसका हम यूज़ करते हैं आपके जो फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए, आपकी जो गार्डन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर कहते हैं वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज़ पुअर, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़फुल आपकी वहाँ पे रहती है जहाँ पे आपका बहुत कम पानी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी गाइज ये देखो आपका ड्रिप सिस्टम कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है, बिल्कुल आपके प्लांट की जड़ों के पास में ये लोग पानी देते हैं, ठीक है। तो यार अब हम बताते हैं आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बारे में, कि भाई जो आपके अनवांटेड प्लांट्स यानी कि जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती और आपके खेत में वो उग जाते हैं, जिनको हम अड़ंगा भी यहाँ पे बोलते हैं और बाद में हमने उनको हटाना पड़ता है। तो चलो यार वीड्स के बारे में आपको बताते हैं और इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं बोजो एंड पहेली वेंट टू नियरली वीट फील्ड एंड सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद द वीट प्लांट। कि भाई बोजो और जो पहेली होती हैं वो पास के खेत में जाती हैं तो वहाँ पे जाके देखती हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारे गेहूं के पौधे हैं इनके साथ में कुछ यहाँ पे और मतलब कि थोड़े अड़ंगे टाइप के प्लांट और उग रखे हैं, तो भाई ये यहाँ पे क्यों आ रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बताता है इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। कि भाई जो आपका खेत होता है ना वहाँ पे कुछ आपके इस तरह के पौधे भी उग जाते हैं इन सभी के साथ में अपने आप से। आगे बोलता है इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड द वीड्स। कि भाई जो आपकी फसलें आपके खेत में उगाई जाती हैं ना उसके साथ में बहुत बार आपके कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी अपने आप से उग जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं गाइस, यहाँ पे वीड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। और यार इन जो आपके अनवांटेड प्लांट्स को जो खेत से हम हटाते हैं ना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाद में वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप्स प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है,
वो आपका हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यार जो आप अपने फसलों को फिर बाद में पानी देते हो, खाद डालते हो या फिर कोई भी चीज़ उनको प्रोवाइड कराते हो, तो साथ में यार उसमें से कुछ अमाउंट वो भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो ले लेंगे तो आपका जो प्लांट है उसको कम मिल पाएगा, आपको पता है इस बात का, तो इसलिए यार हम उनको यहाँ पे हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर बताता है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली, और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो बाकी प्लांट्स होते हैं आपके, उनको हम किस पर्पज़ से यहाँ पे लगाते हैं, एक बार उसके बारे में आप सोचो। फिर यहाँ पे आगे बोलते हैं थस द अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड दी ह्यूमन बींग्स। अब दोस्तों आगे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो कुछ तो आपके हमने बता दिया कि भाई जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, पानी को ले लेते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, आपकी जब फसल की कटाई का टाइम आता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और कुछ आपके थोड़े जहरीले होते हैं, उस वजह से क्या हो जाता है कि भाई जो आपके जानवर होते हैं या फिर अगर हम इंसान भी उनको खा लें तो उससे हमारी मतलब कि कोई डिजीज़ वगैरह हमको यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे कहता है फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि इसी वजह से जो आपके किसान होते हैं वो क्या करते हैं, इन वीड से अपनी फसल को बचाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यहाँ पे यूज़ करते हैं और इनको यहाँ पे ऐसी कोशिश करते हैं कि वो खेत में पैदा ना हो, ठीक है। फिर कहता है टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सोइल। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई आपको हमने बताया था ना कि भाई कोई भी फसल बोने से पहले उसको आपकी जो लैंड होती है उसकी हम टीलिंग करते हैं। तो वो जो टीलिंग आपकी रहती है वो किस लिए रहती है कि भाई उससे जो आपके वीड्स वगैरह के जो प्लांट होते हैं वो आपकी मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं और बाद में वो आपकी कम्प्लीटली फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी टीलिंग रहती है सोइल की, भाई कोई भी फसल बोने से पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर कहते हैं दी बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दी सीड्स। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई कोई भी अगर आपका वीड्स हुआ उसको हटाने का जो सबसे अच्छा टाइम रहता है वो रहता है कि आपके वीड्स के ऊपर कोई फ्लावर नहीं आए हैं, ना ही कोई बीज आया है, उससे पहले ही आप उसको हटा दो, ठीक है। दी मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आपको उसको अपने हाथ से हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा और ये काम आपको बार बार कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। फिर कहते हैं आ सीड ड्रिल, आपकी जो फिगर 1.2 उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि वो आपकी क्या होती है, इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, की जो आपकी सीड ड्रिल होती है उसका भी हम यूज़ करते हैं आपके वीड्स को अपरूट करने के लिए, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग दी सर्टेन केमिकल्स कोल्ड दी वेडिसाइड्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ आपके वेडिसाइड्स के जो केमिकल्स आते हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं कि जो आपके वीड्स हैं इनकी ग्रोथ ज़्यादा ना हो पाए। लाइक आपका 2,4 आपका 2,4-D हो गए, कुछ नाम दे रखे आपके केमिकल के। फिर बताते हैं दीज आर दी स्प्रेड इन द फील्ड टू किल दी वीड्स दे डू नॉट डैमेज दी क्रॉप्स। और यहाँ पे कहते हैं कि इनका स्प्रे हम खेत में सिर्फ इसलिए करते हैं अपने खेतों में कि भाई जो आपके वीड्स वगैरह हैं उनकी ग्रोथ यहाँ पे ना हो और जो आपकी सिर्फ फसल है सिर्फ वही वहाँ पे ग्रोथ करे, ठीक है। फिर कहते हैं दी वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। हम इसको क्या करते हैं, पानी के अंदर मिलाते हैं पहले, तो फिर उसको टंकी के अंदर डाल लेते हैं और फिर स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के ऊपर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं एज ऑलरेडी मैंशन दी वीडिसाइड्स आर स्प्रे ड्यूरिंग दी वेजिटेबल ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये आपके उसी टाइम पे स्प्रे किए जाते हैं जब आपके फ्लावर वगैरह या फिर कोई बीज वगैरह नहीं आते आपकी फसल के ऊपर। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ फार्मर सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो आपके होते हैं ना ये आपके किसानों की हेल्थ को भी अफेक्ट कर देते हैं, मतलब अगर वो बहुत बार उनके हाथों को लग गया फिर उन्होंने बाद में खाना वगैरह खाया फिर वो उनके स्टमक में जाके और डिजीज़ वगैरह कर सकता है। तो इस वजह से जो फार्मर होते हैं इनका जो यूज़ करते हैं बहुत साधारण और बहुत सोच समझ के और बहुत केयरफुल यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। और इसी वजह से यार वो अपने माउथ को ऐसे कवर करते हैं और अपने हाथों को भी कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रखा है, लेकिन वो करते हैं कवर जिससे कि यार जो स्प्रे है इसके कोई भी साइड इफेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे ना हो, ठीक है। फिर आगे कहता है डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन दी पर्सनल हैंडलिंग ऑफ दी वीडिसाइड स्प्रे। और अभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जब कि वीडिसाइड होते हैं क्या कोई इफेक्ट भी डालते हैं उस इंसान के ऊपर जो कि उनको यूज़ करता है या फिर उन्हें हैंडल वगैरह करता है, ठीक है।
तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आगे आपको बताते हैं यार हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि जो आपकी कटाई वगैरह का सिस्टम रहता है उसके बारे में, और इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों यहाँ पे कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, कि भाई आपकी किसी फसल की जो कटाई का काम रहता है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ इन मैच्योर इज़ कॉल्ड दी हार्वेस्टिंग, कि भाई जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है और फिर हम उसकी कटाई करते हैं तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कटाई करना, हार्वेस्टिंग करना। ठीक है, फिर कहते हैं इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, इट यूज टेक 3 to 4 मंथ फॉर अ रियल क्रॉप टू मैच्योर। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहता है कि भाई कटाई के अंदर आपका क्या सीन रहता है कि जो आपकी फसल होती है हम उसको नीचे से जाके बिल्कुल जड़ों के पास से या फिर जहाँ पे आपकी ज़मीन रहती है वहाँ से हम उसको काट देते हैं। ठीक है, और फिर जो कोई भी अगर आपकी फसल हो जिसको हम क्रल्स वाली फसल आपकी होती है फिर वो 3 से 4 महीने लेती है आपके पकने के अंदर। ठीक है, फिर आगे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपकी जो कंबाइन है ये भी शो कर रखी है, इसके बारे में भी कुछ बातें आपको बताएगा मेरे ख्याल से। फिर कहते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर ब्रंट बाय द फार्मर्स, कि भाई क्या होता है कि बहुत बार हम फसल की कटाई तो कर लेते हैं, कटाई करने के बाद आपको पता होगा कि भाई मानो आपका ये कोई पौधा था आपकी जो फसल का, ठीक है, हमने इसको यहाँ से काट दिया, अब जो इसका नीचे वाला पोर्शन आपका ये रह जाता है, ये वाला ये आपके कुछ ऐसे रह जाते हैं। ठीक है, और ये आपकी मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये जो बच जाते हैं ना गाइस, इनको क्या करता है किसान आग लगा देता है। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि भाई पराली में आग लगा दी है, ये जो आपकी पराली है बाद में बचती है तो ये कुछ आपकी यही चीज़ रहती है। ठीक है, फिर जो पहेली होती है वो कहती है पहेली इज़ वरीड शी नोज दैट इट कोज पोल्यूशन इट मे, तभी जो पहेली है वो इसी बात को लेकर यहाँ पे चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि भाई ये तो पोल्यूशन करेगा ना, ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप इन दी लाइंग इन दी फील्ड्स, और यहाँ पे कहेगा कि इससे क्या हो सकता है कि भाई अगर किसी आसपास के किसान के खेत में अभी फसल नहीं काटी गई है तो उसकी फसल को भी जला के राख कर सकते हैं। फिर बताता है हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल्स और बाय द मशीन कॉल्ड दी हार्वेस्टर। अब जो यार हमारी कंट्री है यहाँ पे जो फसलों की कटाई होती है या तो यार वो हम हाथ से करते हैं, आपकी जो ये सिकल यहाँ से दांती रहती है इसकी हेल्प से, या फिर हम क्या करते हैं थ्रेसर का यहाँ पे या फिर हार्वेस्टर्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर कहते हैं इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू स्प्रेड फ्रॉम द chaff, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस थ्रेसिंग। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपकी जो फसल होती है फिर उसको कटाई के बाद जब उसमें से आपके जो मेन बीज होते हैं यानी कि आपके गेहूं के, वो निकालने के लिए हम यहाँ पे थ्रेसर का यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, अब कहते हैं दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड द कंबाइन, और ये आपका कंबाइन मशीन की हेल्प से यहाँ पे किया जाता है। फिर कहते हैं विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जो कि आपके दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग भी करती है यानी कि कटाई भी करती है, बाद में थ्रेशिंग भी करती है। ठीक है, फिर कहते हैं फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू दी सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय दी विनोविंग। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो किसान आपके अपनी लैंड रखते हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो भाई उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपनी फसलों को और अच्छे से वो करने के लिए, जैसे कि भाई वो अपना एक आपने देखा होगा ना बड़ा सा पंखा होता है, उसकी हेल्प से मतलब कि तेज़ हवाएं चलती हैं और जो आपकी मतलब कि जो मैन बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत अड़ंगा होता है वो आपका दूर जाके गिर जाता है। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप की टेक्निक्स का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर कहते हैं यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6, जिसके बारे में आपने अपनी क्लास 6 के अंदर भी यहाँ पे स्टडी किया होगा। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, यानी कि भाई कटाई के टाइम पे जो आपके कुछ त्यौहार होते हैं उसके बारे में। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क दीज कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, द साइट ऑफ golden fields of standing crops laden with grains fills with a heart of farmers with joy and sense of well-being. The effort of the past season have borne fruit and it is the time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus the great joy and the happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with a great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नब्याना एंड बिहू। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपकी जो मतलब कि फसलों की कटाई होती है ना, आपको चलो मैं सारे बात को एक बार बता देता हूँ अच्छे से। क्या होता है कि भाई देखो किसान ने मेहनत की है 4-5 महीने जितनी भी उसने मेहनत की है उसके बाद जाके उसकी फसल यहाँ पे तैयार हुई है, तो किसान इस बात पे बहुत खुश होता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की बाद में मेरे को ये फसल मिली। ठीक है, तो यार उसका जो मन होता है वो खुशी से यहाँ पे भर जाता है और जो उसके घर वाले होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि भाई हमारी इतनी अच्छी फसल हुई। तो कुछ आपके ऐसे त्यौहार भी हैं जो कि आपके इस खुशी के टाइम पे मनाए जाते हैं, उनमें आपके शामिल हैं पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया,
नबन्या हो गया एंड बी हो गया। ठीक है, तो यार चलो इन सभी के बारे में जानने के बाद गाइज अब बारी आती है स्टोरेज के बारे में जानने की, क्योंकि भाई आखिर किसान फसल काटने के बाद उसको स्टोर कहाँ पे करते हैं और क्या क्या उसके साथ में यहाँ पे सीन रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, कि भाई आपका जो भी किसानों ने पैदा किया है यानी कि आपका जो प्रोड्यूस वहाँ पे हुआ है उसको स्टोर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क गाइज वहाँ पे हो जाता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, rats and microorganisms. Harvested grains have more moistures. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or the attacked by the organisms. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अगर हमें किसी चीज़ को स्टोर करना है तो वहाँ पे हमें मॉइस्चर का भी ध्यान रखना पड़ता है, कीड़े मकोड़े यानी कि जो आपके इंसेक्ट रहते हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, चूहों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो आपके और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन सभी का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फसल को हम आपके कोई फ्रेश मतलब कि ताज़ी भी फसल कट के आई हमने उसको ऐसे ही यहाँ पे स्टोर कर दिया, और यार गाइज़ वहाँ पे आप समझते हो कि भाई अगर हमने सारी चीज़ों का इनका ध्यान नहीं रख रहे तो यार वहाँ पे आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, आपके जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो भी आपके यहाँ पे जो फसल है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको स्पॉइल कर सकते हैं, और यार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम गाइज़ वहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ ऑफ द जर्मिनेशंस, हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं, इसलिए जो किसान होते हैं कोई भी फसल आपकी स्टोर करने से पहले वो उसको धूप के अंदर रखते हैं, जिससे कि क्या हो जाए कि उनके अंदर जो भी नमी वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, वो सूख जाए। वो सूखने के बाद वो उसको आराम से अपना स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और इस वजह से क्या हो जाता है कि भाई जो आपके ये सारी चीज़ करने से जो किसान होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं वो इंसेक्ट से भी बच जाती हैं, कीड़े मकोड़ों से भी बच जाती हैं, बैक्टीरिया से भी और फंगी से भी। फिर कहते हैं फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स फॉर मेटालिक बीन्स, हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन द सोलियोज एंड द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेट्स लाइक द रैट्स एंड दी इंसेक्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वैसे तो जो आपके किसान होते हैं, आपने सुना होगा ना बोरी बोलते हैं उसको, है ना, या फिर उनको हम जूट बैग्स भी बोलते हैं, तो उनके अंदर यहाँ पे अपने जो भी उनकी भाई प्रोड्यूस होकर आए उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर उनको बड़े स्केल पे उसको स्टोर करना है तो वो साइलोज में या फिर ग्रेनरीज के अंदर आपको उसको स्टोर करते हैं। इसकी फिगर हम आपको अभी आगे चल के दिखाएंगे। ठीक है, बाकी अब पहली कहती है इट्स सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग दी वीट, आई वंडर्ड वाई। कि भाई जो पहली होती है वो कहती है कि मैंने मेरी मम्मी को देखा जब उसने वहाँ पे हमारा जो एक गाइस ऐसा होता है हमारा, देखो मैं बताता हूँ आपको, आयरन का होता है सारा, ये पूरी टंकी वगैरह होती है, इसके अंदर हम अपने सारे बीजों को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो जब उसके अंदर उसकी मम्मी स्टोर कर रही थी तो उन्होंने साथ में कुछ जो नीम के पत्ते होते हैं वो भी डाले, तो वो क्यों डाले उस बात के लिए पहेली यहाँ पे सरप्राइज़ हो रखी है। ठीक है, बाकी देखो यार कुछ ऐसे स्टोर की जाती हैं गाइस जो हमारे किसान उगाते हैं वो सारी चीज़ें। बाकी अब यहाँ पे कहता है ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इज बीइंग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी पेस्ट एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि भाई अगर हमें घर वगैरह पे स्टोर करते हैं तो हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़े स्केल पे स्टोर करना है या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में स्टोर करना है तो उसके लिए यार वहाँ पे कुछ केमिकल्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हम वहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं यार यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो यार अब हमारी सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी आती है 1.3, हम इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। तो आप इस टेबल को अपनी नोटबुक के अंदर बनाओ और फिर कंप्लीट करने की इसको यहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, तो सबसे पहले फूड में यहाँ पे बताते हैं आपको मिल्क, दूध के बारे में। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, आपकी गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, गोट से मिलता है यानी कि जो आपकी भेड़ वगैरह होती है, और कैमल यानी कि जो आपकी ऊँट वगैरह होते हैं उनसे भी मिलते हैं। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बता। अब कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्ट एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद सोचना कि भाई कौन से प्लांट एनिमल्स हम मतलब कि हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं हमारे खाने के लिए, जिसका हम यूज़ करते हैं। जो लोग यार आपके कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी कि आपके समुंदर के आसपास रहते हैं वो बेचारे अपनी मछलियों जो होती हैं वहाँ के आसपास फिश वगैरह, आपको पता है कि समुद्र का किनारा है तो उनको लेके वो खाते हैं और उनकी डाइट के अंदर उसका पक्का यहाँ पे यूज़ होता है। फिर कहते हैं इन दी प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। कि भाई जो आपकी पीछे क्लासेस गई वहाँ पे आपने जाना भी होगा कि भाई आपके कौन से जो फूड ऐसे रहते हैं जो कि हमें पेड़ पौधों से यहाँ पे मिलते हैं। फिर कहते हैं वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक द सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एटसेट्रा।
कि भाई हमने इस बात को भी यहाँ पे जाना कि भाई जो आपकी फसल वगैरह हम यहाँ पे उगाते हैं इसके लिए आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस का यूज़ होता है कि भाई कहीं पे आपको सीडों को सिलेक्ट करना है, यानी कि आपकी बीज सेलेक्ट करने हैं, कहीं उनको बोना है, कहीं कुछ और काम आपको करने हैं, ठीक है। फिर कहता है सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in the farms have to be provide with a proper food। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं ऐसे ही जो आपके जानवरों को हम घर पे पालते हैं उन्हें भी हमें प्रॉपर मतलब कि खाना वगैरह देना पड़ता है, रहने के लिए जगह देनी पड़ती है, उनकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। When this is done on a large scale it is called the animal husbandry। और इस चीज़ को जब हम बहुत बड़े स्केल पे करते हैं यानी कि बहुत बड़े अमाउंट पे करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं गाइज, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गोट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम द फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी फ़िश होती है यानी कि मछली को खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, ऐसा ये बताते हैं। बाकी अगर आपकी इच्छा आप कुछ भी खाओ, आप वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, या फिर जो आपकी इच्छा है वो आप खा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता रखा है, कहते हैं कि भाई फिश से हमें COD लीवर ऑयल मिलता है जो कि आपकी हेल्प करता है विटामिन डी देने में, और विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे यार कहते हैं लोग हमें विटामिन डी यहाँ पे सूरज की रोशनी से भी मिल जाता है, ठीक है। तो बाकी माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को गाइज ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।